गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस की ओर से आपको प्यारा नमस्कार। मैं आपका मित्र ब्रजेश राय। दोस्तों, आप लोगों के लिए जो मैंने PYQ की श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसमें मैंने जो हमारा GS सब्जेक्ट था उसके लगभग 10 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके थे और हमारा नंबर था साइंस का। दोस्तों, आपने साइंस में काफ़ी प्यार दिया। पहले लेक्चर को लगभग 250 लोगों ने व्यू किया और दूसरे लेक्चर को लगभग 500 से ज़्यादा लोगों ने व्यू किया। तो आपको इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो भी लगभग 100 के लगभग पहुंच गए हैं, 95 समथिंग हैं। तो आज या कल में आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें 100 करवा दें। तो इससे हमें एक चीज थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे काम करने के लिए प्रेरित होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसमें हमारा आधा लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका था, कुछ ऐसे क्वेश्चन रह गए हैं तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जी है। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा और क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से विद्युत मोटर के क्या है आर्मेचर के भाग हैं। मतलब विद्युत मोटर में क्या होता है, एक आर्मेचर होता है, उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन कौन से इसके पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम इसके चित्र देख लेते हैं कि मान लो कि जो हमारे क्या है मैग्नेट लगे हुए हैं। तो क्या है, मैग्नेट है, एक एन होगा मतलब नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ठीक है, मैग्नेट का यहाँ पर क्या होगा, एक आर्मेचर होगा। क्या होगा, आर्मेचर होगा। उसे मान लो हमारा इस टाइप से होगा। ठीक है, इस टाइप से आर्मेचर होगा। और सही कर लो, थोड़ा सा ऐसा मान लो। ठीक है, जी वाला पार्ट। अब इसमें क्या है, एक जो कुंडली होती है वो क्या होती है, इसमें क्या क्या होती है, उसमें लिपटी हुई होती है। मान लो इसे नाम दे दो A, B, C और D। जी क्या है, हमारा आर्मेचर है और इसमें कुंडली कैसे है, उसके ऊपर लिपटी हुई है। ठीक है, इसके बाद ब्रश लगेंगे, जी अब बात की बात है। तो इतना चित्र होता है आर्मेचर का। अब असली चित्र देख लो इसका। तो असली चित्र जी है इसका, आर्मेचर। जी हमारा आर्मेचर। ठीक है, जी क्या है, आर्मेचर है। जी आर्मेचर है। अब आर्मेचर की पार्ट देखो क्या क्या होता है। जी क्या है, जी आर्मांड शाफ्ट है, कम्युनिकेटर बार है। ठीक है, जी है बाइंडिंग कॉइल है, स्ट्रक टूथ है और स्टॉक स्लॉट है। ये सब पार्ट होते हैं जी। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है जी देख लो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, सॉफ्ट आयरन रॉड कोर। मतलब कि जो आर्मेचर होता है, जी वाला ये पार्ट है, जी किसका बना होता है, जी बना होता है सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है। ठीक है, क्या है जी, मृदु लोहा कोर। ठीक है, मृदु क्या है, मृदु लोहा कोर है, लोहा कोर। ठीक है, का बना होता है ये। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, कुंडली। जो आर्मेचर है उसमें ही कुंडली लिपटी होती है। मतलब इस प्रकार से अगर बात करें कि अगर हम बात कर लें तो जी क्या हो जाएगी, इसकी कुंडली हो जाएगी। जैसे अगर हम ऐसे बात करें, ऐसे घुमा के बात करें, जैसे जी वाली, जी क्या होगी, इसकी कुंडली होती जाएगी। ठीक है, क्या है जी, कुंडली है। तो कुंडली इसी का पार्ट है। ठीक है, कुंडली कुंडली। अब देखो, ये दोनों क्या है, ये रोटेट होते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। तो ये वाला कौन सा पार्ट हुआ विद्युत मोटर का, रोटेटर वाला पार्ट होगा। एक होता है स्थिर पार्ट, मतलब कि जो हमारे मैग्नेट लगे हुए हैं, एक मैग्नेट जी लगा हुआ है, एक मैग्नेट जी लगा हुआ है, दोनों के दोनों क्या है जी, स्थिर है। क्या है, स्थिर है, स्थिर है। ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या है इसमें, थर्ड ऑप्शन चुंबक। तो चुंबक क्या है, जी स्थिर है। जी हमारे किसका, जो आर्मेचर लगा हुआ है दोस्तों, उसका पार्ट तो नहीं है। अब इसमें ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बहुत एक एंड 3, मतलब 1 और 3। तो 1 और 3 तो नहीं हुआ, क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन रॉड तो सही है लेकिन चुंबक नहीं है। चुंबक किसका पार्ट है, वो स्थिर वाला पार्ट है। और जो आर्मेचर के साथ जो गति करता है वो क्या है, कुंडली है। तो इसमें वो वाला ऑप्शन तो है नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, ओनली 2, अगर ओनली 2 कहेंगे यानी कि हमारा
कुंडली वाला हुआ ऑप्शन, तो कुंडली के साथ गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा? क्योंकि इसमें एक ऑप्शन और सही है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो भी सही है, इसलिए ये गलती हो जाएगा। थर्ड देखो ओनली वन, तो इसने क्या छोड़ दिया? सेकंड छोड़ दिया, सेकंड भी सही है हमारा, इसलिए गलती हो जाएगा। अब ऑप्शन है 4, तो इसमें क्या बोथ 1 और 2, यानी कि हमारा जी क्या है सॉफ्ट आयरन कोर है और ये क्या है सेकंड कूल मतलब क्वाइल है, तो दोनों से हो जाएंगे, यानी कि हमारा डी नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। बात समझ में आई? बात क्या है कि जो हमारी क्या होगी? विद्युत मोटर होगी। क्या? विद्युत मोटर होगी, मोटर। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्थिर, एक होता है गतिशील। क्या होता है? स्थिर, स्थिर, एक होता है गतिशील, गतिशील, गतिशील। ठीक है, जो स्थिर वाला पार्ट होता है उसके अंदर आता है क्या? मैग्नेट या चुंबक, चुंबक मतलब कि ये क्या कहें? गति नहीं करते। और जो गतिशील वाला पार्ट होता है उसके अंदर आता था आर्मेचर, आर्मेचर। जी वाला पार्ट क्या होता है? जे ABCD है, ये क्या है? आर्मेचर है। तो ये क्या कहता है? रोटेट करता रहता है, और इसी में क्या रहता है? स्प्रिंट रिंग भी लगी रहती है, जिससे वो उसके जो दोलन है उसे रोक देता है और उसे उलट देता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बस में आ गई, तो इसमें कितने पार्ट है? मतलब कि विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग कौन कौन है? मृदु लोहे कोर है जिसका बना होता है आर्मेचर, और दूसरा क्या है? कुंडली है, जिस पर आर्मेचर पर जो कॉइल लपटी रहती है उसे कुंडली होते हैं, वह तांबे के तार की बनी होती है। ठीक है, जब हमारी मोटर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो हमारा जो क्या है? जो तांबे का तार होता है उसके जो कनेक्शन है शायद वो टूट जाते हैं। ठीक है, ये बात हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखो। क्वेश्चन क्या है? देखो, नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, कौन सा विकल्प कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है? मतलब कि जो नीला काला रंग आया है इसकी उपस्थिति की सही व्याख्या क्या करता है? ठीक है, तो इसमें क्या है? ये एक क्या है? ट्यूब नली है, इसमें हमने क्या लगाया है? आयोडीन डाला हुआ है। आलू का जो इसमें क्या है? टोमेटो मतलब यानी कि आलू का रस है। अब इसका जो रंग है वो कैसा है? नीले काले रंग का है। तो ये क्यों हुआ? ये क्या है? ये क्या है? एक प्रकार का आयोडीन टेस्ट है। ठीक है, क्या है? आयोडीन टेस्ट है, स्टार्च का पता लगाता है। ये क्या लगाता है? स्टार्च का पता लगाता है। तो इसमें देखो, जैसे हमने बताया कि जो अगर हमने क्या कहा कि जो कोई एक क्या है? परख नली है, इसमें क्या है? आलू का क्या है? रस है। क्या है? आलू का रस है। जब इसमें आलू का रस होगा, क्या होगा? आलू का रस होगा, तो हमने क्या किया? बाद में ऊपर से इसमें डाल दिया क्या? उसमें डाल दिया इसमें आयोडीन, यानी कि आयोडीन, ये प्रैक्टिकल आप घर में भी कर सकते हैं। यानी कि क्या डाल दिया? नमक मान सकते हैं, क्योंकि नमक में भी आयोडीन की मात्रा रहती है। नमक, जब हम इसमें नमक डालेंगे तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा? नीले पीले रंग का हो जाएगा। क्या? नीले एवं काले रंग का हो जाएगा। क्या? काले रंग का हो जाएगा। इसीलिए तो ये इस प्रकार का ये टेस्ट किसका है? आयोडीन का टेस्ट किया जाता है नमक के ऊपर। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो आलू है उसमें क्या है? स्टार्च की उपस्थिति है। तो किसके लिए है ये? स्टार्च की उपस्थिति का पता चलता है। क्या? स्टार्च की उपस्थिति का पता चलता है। ठीक है, तो बात समझ में आई? ये क्या है? जो जहां से लिया है मैंने वो थोड़ा सॉल्व था, तो इसलिए उसे वहां से लेना पड़ा, क्योंकि अलग से कटिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लो क्या क्या है? आलू के रस में प्रोटीन होता है, ये गलत हो जाएगा। क्या होता है? स्टार्च होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? आलू के रस में वसा होती है, जो आयोडीन मिलाने पर नीले काले रंग की हो जाती है। ठीक है, पोटैटो जूस कंटेक्स्ट फैट। ठीक है, गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या है? आलू के रंग में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। ये गलती हो गया। अब बचा क्या है? आयोडीन के रस में, आलू के रस में
क्या होता है, स्टार्च होता है, जो आयोडीन मिलाने पर क्या हो जाता है, नीला काला हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसमें सही रहेगा। फिर से एक बात देख लो, मतलब कि कुछ नहीं है, इतना है कि हमारे पास क्या है, आलू है, मान लो कटा हुआ आलू, मान लो आलू का रस मान लो, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, नमक मिलाया, उसका कलर कैसा हो गया, नीला काला हो गया। तो हम लोग क्या मान लिया कि जब आलू के रस में हम क्या है, नमक डालते हैं यानी कि आयोडीन डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, कलर नीला काला हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि आलू में क्या है, स्टार्च की उपस्थिति है। सीधी बात ये है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन चले जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, विकृत में मूत्र के निर्माण में क्या है, जो हमारी क्या है, किडनी होगी। ठीक है, फॉलोइंग ऑफ द गिवन, हाँ जी, किडनी। विकृत में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिया गया है। मतलब कि इसमें 3 प्रक्रिया होती हैं। जब क्या होता है, किडनी में क्या होता है, किडनी में क्या होता है, किडनी में क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। तो इसमें 3 प्रक्रिया होती हैं। क्या होती हैं, 3 प्रक्रिया होती हैं। अब कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, तो इसकी 3 प्रक्रिया हैं, वो अब देख लो। पहली प्रक्रिया है उसे बोलते हैं गुच्छीय निस्पंदन। क्या बोलते हैं, गुच्छीय निस्पंदन या निस्पंदन। क्या है पहली प्रक्रिया, क्या है, निस्पंदन, निस्पंदन। ठीक है, अब जीव जाएगा। दूसरी प्रक्रिया होती है, इसे बोलते हैं हम क्या, पुनः संश्लेषण। क्या होता है, पुनः 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 संश्लेषण। क्या होता है, पुनः संश्लेषण होता है। और तीसरी प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, तो दोस्तों इसमें होता है क्या, स्त्रवण होता है। क्या होता है, स्त्रवण होता है। ठीक है, स्त्रवण होता है। अब देखो, निस्यंदन, रचनात्मक पुनः अवशोषण और निष्कासन। ठीक है, निस्यंदन, निष्कासन, रचनात्मक पुनः अवशोषण नहीं। पुनः अवशोषण क्या है, बीच में है। अब देखो कौन सी में पुनः अवशोषण बीच में है, तो इसमें 4 प्रक्रिया दी गई हैं। 3 प्रक्रिया, निस्यंदन, रचनात्मक पुनः अवशोषण, ठीक है, और निष्कासन, ये हो गया। ठीक है, या स्त्रवण, स्त्रवण को ही क्या बोलते हैं, एक बार रह सकते हैं, निष्कासन बोल सकते हैं। निष्कासन, ठीक है, निष्कासन। तो जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी वाला आंसर, जी वाला आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया थोड़ी देख लो जी, बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला होता है विकृत आता है। ठीक है, विकृत होगा यानी किडनी होगी। क्या है, किडनी होगी, किडनी। अब इसमें क्या होगा, तो दोस्तों इसमें होता है, जो किडनी होती है इसमें क्या होता है, रक्त प्रभावित होता है। क्या होता है, रक्त प्रभावित होगा। जब इसमें रक्त प्रभावित होगा तो इसमें क्या होगा, जो रक्त में जो भी इसमें खनिज वगैरह होते होंगे, पदार्थ वगैरह होते होंगे, वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ भी इसी में रहते हैं साथ में। क्या रहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, बात समझ में आई। किडनी में क्या होता है, रक्त होते हैं प्लस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। किडनी से क्या होता है, इसमें होते हैं नेफ्रॉन। क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, जो नेफ्रॉन होंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जब होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें होते हैं क्या होते हैं, कोशीय गुच्छ होते हैं। इन्हें बोलते हैं हम क्या, अविवाही नलिका, अपवाही नलिकाएं। क्या है, अविवाही प्लस अपवाही, क्या, अपवाही। ठीक है जी है। अब जो अविवाही होती हैं, अपवाही होती हैं, दोनों क्या है, कोशिकीय गुच्छ हैं। क्या है, हिंदी की भाषा में कहें तो क्या है, कोशिकीय गुच्छ हैं। ठीक है, गुच्छ हैं। अब जो अविवाही होते हैं, इनका क्या होता है, व्यास
अभिवाही का जो व्यास होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो व्यास क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इनका जो व्यास होगा, अव्वाही होंगे, इनका व्यास क्या होगा, व्यास कम होगा, कम होगा। बात समझ में आ गई जी। क्या अभिवाही है और जो अव्वाही है, ठीक है। नलिकामोदी कोष्ठी गोच कहलाते हैं। और इनका जो अभिवाही होगी इनका व्यास ज्यादा होगा, अव्वाही का व्यास कम होगा। अब जैसे जी क्या इसमें आते हैं, बोमन संपुट में आते हैं। क्या आते हैं, बोमन संपुट, ठीक है। जो बोमन संपुट में आएंगे तो क्या होता है, इसमें जो बोमन संपुट होता है इसमें क्या होता है, इसका दाब बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, दाब। जब दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, लगभग इसमें हो जाता है मतलब 1000 से लेके 1200 ml, 1200 ml जी क्या कहते हैं, जो रक्त है उसका क्या कहते हैं, शुद्धिकरण कर देते हैं, ठीक है। रक्त का छनन करते हैं। क्या कहते हैं, छनन करते हैं, ठीक है, करते हैं। बस में आ रही, पहले क्या बात है, किडनी की, फिर नेफ्रॉन्स में आ गए, फिर आगे बोमन संपुट में आ गए। जब इसमें रक्त का छनन होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जो क्या होगा, छनीय पदार्थ होगा। मतलब कि छानेंगे तो कुछ बचेगा ही बचेगा, तो इसे बोलते हैं छनीय पदार्थ, छनीय पदार्थ। अब छनीय पदार्थ में क्या रहेगा, जो छनीय पदार्थ है इसमें रहेगा क्या, इसमें छनीय पदार्थ में क्या होगा, छनीय पदार्थ में होगा इसमें एक तो क्या रहेगा, एक रहेगा इसमें ग्लूकोज। क्या रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। साथ में क्या रहेगा, यूरिया रहेगा, यूरिया और क्या रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, यूरिया रहेगा, रबड़ रहेगा, लबड़। और एक चीज रहती है इसमें, वो क्या है, एमिनो अम्ल रहता है। क्या रहता है, एमिनो अम्ल रहता है, अम्ल, ठीक है। तो क्या क्या है, ग्लूकोज है, यूरिया है, लवण है और एमिनो अम्ल है। अब इसमें क्या होता है, जो इसमें से जो हमारे क्या है इंपोर्टेंट तत्व होते हैं, उन्हें क्या होता है, उनका पुनः अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। इसके लिए एक नियम काम करता है, उसे बोलते हैं हेनेल लूप द्वारा। किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, हेनेल लूप के द्वारा, ठीक है। अब थोड़ा और बढ़ जाओगे तो क्या होता है इसमें क्या होगा, अवक्षय तत्वों का, ठीक है, अवक्षयक तत्वों का क्या हो जाता है, अवक्षयक तत्वों का क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण, ठीक है। जब इनमें आवश्यक तत्वों का पुनः अवशोषण हो जाएगा तो इसके लिए कौन सा नियम वो करता है, इसके लिए एक क्या है, लूप होता है, हेनेल लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनेल लूप के द्वारा, जो हेनेल लूप होता है इसके द्वारा क्या हो जाता है, तत्वों का पुनः अवशोषण हो जाता है। जो तत्व शेष बचते हैं, ठीक है, क्या बचते हैं, जो तत्व शेष बचते हैं उन्हें मूत्र मार्ग से क्या कर दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है, छनित का इसमें कितना बचता है, 10% भाग क्या बचता है, शेष बचता है, बचता है। तो इसका क्या हो जाता है, यह है संग्रहण नलिका द्वारा क्या हो जाता है, यह संग्रहण क्या होता है, संग्रहण नलिका द्वारा क्या हो जाता है, मूत्र मार्ग से क्या है, स्रावित कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, ठीक है। आप बात पूरी समझ में आ गई, एक बार फिर से देख लो इसे।
देखो सबसे पहले आएंगे किडनी में। किडनी में क्या होगा, रक्त प्रवाहित होगा, साथ में इसमें क्या रहेंगे, अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे। फिर क्या आएंगे नेफ्रॉन्स में। नेफ्रॉन्स में कोश की गुच्छ होते हैं। इसमें दो प्रकार के कोश की गुच्छ होते हैं, एक अविभाज्य होता है और एक अपवाही होता है। जो अविभाज्य होता है उसका व्यास कम होता है, और जो अविभाज्य होता है उसका व्यास ज्यादा होता है, और जो अपवाही होता है उसका व्यास कम होगा। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा। प्रेशर कहाँ हो जाएगा, बोन सपोर्ट में आएगा, दाब बढ़ेगा। तो जी क्या करेंगे, 1000 से लेके 1200 ml रक्त का क्या करेंगे, छनन करेंगे। जब छनन करेंगे तो उसमें कुछ पदार्थ का होगा, छनी पदार्थ बचेगा। वो छनी पदार्थ क्या क्या है, ग्लूकोज है, यूरिया है, लवण है और एमिनो अम्ल है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक क्या होता है, एक होता है आवश्यक, जो तत्व बचे हुए हैं आवश्यक तत्व, उनको एक हेनेल लूप होता है, उसके द्वारा क्या हो जाएगा, उनका पुनः अवशोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेनेल लूप के द्वारा क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। जो पदार्थ शेष बचते हैं, छन्नत का 10% भाग शेष बचता है, और यह क्या हो जाता है, संघनन नलिका के द्वारा मूत्र मार्ग से क्या हो जाता है, विसर्जित हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है किसके, मूत्र निर्माण की। यह 3 चरण में होती है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कौन कौन सा चरण है, जो भी देख लिया। कौन कौन सा है, एक है निस्यंदन, इसके बाद है चयनात्मक पुनः अवशोषण और निष्कासन। ये 3 वाले पार्ट आएंगे इसमें। ठीक है, तो जी हमारी बात थी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन क्या है, जिसमें दिया गया है, अगर आपको छोटे रूप में देखना है तो ये सेम टू सेम उसी का बताया गया पार्ट है। ठीक है, ये मैं एक बार फिर से बता देता हूं, क्या होगा, निस्यंदन होगा, चयनात्मक पुनः अवशोषण होगा और निष्कासन हो जाएगा। ठीक है, ये है फर्टिफिकेशन, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब और आगे आ जाओ। अब ये है, एक क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, एक है R1, एक R2, एक R3 है। भी ग्राफ नीचे दिया गया है, चित्र में दिखाए गए हैं। R1 R2 के बीच सही संबंध R3, मतलब जे वाला यहां नहीं आना था, बात ये थी R1 R2 और R3 के बीच संबंध क्या है। ठीक है, सही संबंध ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसके संबंध के लिए क्या होता है, भी बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, IR होता है। तो जो भी बराबर क्या है, IR है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, जी इसका हम पक्षांतर सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V बटे R आएगा। तो यहां क्या आएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, 1/R, यानी कि जो क्या है, जो करंट है वो रेजिस्टेंस के, यानी कि जो विद्युत धारा है वो प्रतिरोध क्या है, विद्युत को अनुपाती है। क्या है, विद्युत को अनुपाती है। विद्युत को अनुपाती का मतलब जो होता है दोस्तों, अगर एक की मात्रा बढ़ रही है तो दूसरे की मात्रा कम होगी। अगर करंट ज्यादा आएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो करंट कम हो जाएगी। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, अब जो क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, 1/R। जो I और R के बीच संबंध होता है वो इस प्रकार का संबंध होता है। क्या होता है, I बराबर 1/R होता है। मतलब कि I और R एक दूसरे क्या होते हैं, विद्युत को अनुपाती होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, विद्युत को अनुपाती होते हैं। इसका मतलब जो होता है कि अगर R का मान बढ़ेगा तो I का मान कम होगा। ठीक है, और अगर I का मान बढ़ता है तो जो R है, R का मान क्या होगा, मान कम होगा। ठीक है जी, बात है। तो इसके लिए एक शायद चित्त होगा, हाँ नहीं है। ठीक है, तो जी वाला इसमें ये संबंध होता है। जी क्या है, वोल्टेज हमारा, जी की मान क्या है, R है, मतलब I है। मतलब जी क्या हमारी करंट है और जी क्या वोल्टेज है, और जी R का मान दिया गया है। मतलब कि जिसमें जहां पर I का मान ज्यादा होगा तो R का मान कम होना चाहिए। तो ऐसा संबंध कौन सा है, जी वाला जो हमारा है संबंध नंबर क्या है, R3 R1 R2 जी वाला है। मतलब कि जो R3 की वैल्यू है वो ज्यादा हो, वो क्या होगी, कम होगी। जो R1 है क्या है,
R1 है, R1 है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और जो R2 है सबसे ज्यादा वैल्यू R2 की होगी। तो मतलब कि क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, R2 की। जी सबसे नीचे है तो मतलब धारा बढ़ेगी तो जी कम हो जाएगा, जी बढ़ रहा। इसके बाद क्या आएगा, R1 आएगा, फिर R2 R3 आएगा, जी वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जी रहेगा R3, R1 और R2। ठीक है, जिसके बीच में संबंध रहेगा। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें क्या है भाई, देखो, किशोर अवस्था के दौरान पुरुष शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में यौन परिपक्वता से जुड़ा हुआ है। मतलब कि इसमें ये याद करना है कि ऐसा कौन सा, मतलब जो हम क्या होते हैं, जो किशोर अवस्था आती है तो उस टाइम पर क्या होते हैं, जो पुरुष का शरीर होता है उसमें कई परिवर्तन होते हैं, जैसे दाढ़ी का आना, मूछों का आना, ठीक है, शरीर का थोड़ा हष्ट पुष्ट हो जाना, ये सब परिवर्तन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों की यौन परिपक्वता से जुड़ा होता है। मतलब ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो लड़कियों, जो गर्ल्स होती हैं, उनके यौन परिपक्वता से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन देखो, पहले ए क्या है, ए है स्तन ग्रंथियों का वृद्धि, बी क्या है शरीर के विभिन्न भागों पर बालों का उगना, सी क्या है अपने रूप के प्रति सचेत होना, और डी क्या है तेली त्वचा और मुहासे। तो जो स्त्री में होता है, जे तेली त्वचा और मुहासे, जे स्त्री पुरुष दोनों में होते हैं। इसके बाद अपने रूप के प्रति सचेत होना, जो दोनों के लिए होते हैं। शरीर के विभिन्न भागों पर बालों का उगना, ये भी दोनों के लिए होते हैं। लेकिन ये क्या है, स्तन ग्रंथि का विकास, स्तन ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथियों का विकास, जो स्तन ग्रंथियों का विकास है वो किसमें होता है, केवल किसमें होता है, सिर्फ बालिकाओं में होता है। क्या होता है, लड़कियों में होता है, लड़कियों में सिर्फ होता है। ठीक है, लड़कों में नहीं होता है। ठीक है, तो लड़कों की जो क्या होती है, शारीरिक बनावट होती है वो अलग होती है, और लड़कों की जो शारीरिक बनावट होती है वो अलग होती है। ठीक है, इसमें जो अवस्था जब आती है लड़कियों की तो उसके क्या होता है, स्तन की वृद्धि हो जाती है। तो जिस परिवर्तन किसमें होता है, जिस सिर्फ ए इसका आंसर हो जाएगा, जी गर्ल्स में होता है सिर्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ वही कि जो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होती है लड़कियों में यौन परिपक्वता का विशिष्ट लक्षण है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन, मतलब इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार है, के प्रभाव से होता है। यह लड़कों में नहीं होता है। अन्य विकल्प सामान्य यौवन अवस्था में परिवर्तन के दोनों लिंगों में देखे जाते हैं, जैसे शरीर पर बालों का बढ़ना, अपने रूप के प्रति सचेत होना, ये सब दोनों में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, देखो क्या है, दिखाए गए चित्र में आपतित करण और निर्गत करण, मतलब एक करण क्या है, आपतित करण है, और दूसरी क्या है, निर्गत करण है, इस प्रकार दी गई हैं। अब इसमें से निकालना है कौन सी आपतित करण है और कौन सी निर्गत करण है। तो एक चित्र बनाया हुआ है, जो चित्र शायद नहीं है। तो देखो ये क्या है, एक प्रिज्म मान लो, ये क्या है, प्रिज्म है। इसमें क्या होता है, एक किरण यहां से आएगी, ठीक है, यहां पर क्या रहेगा, एक एंगल बनाएगी, ठीक है, थोड़ी झुकेगी और थोड़ा सा स्ट्रेच चली जाएगी, ठीक है। अब फिर यहां पर एक एंगल होगा, फिर यहां से स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। जो जी वाली किरण है इसे बोलते हैं हम, क्या नाम देते हैं, जी मान लो ए है, जी क्या है, बी है, जी पॉइंट सी है और जी पॉइंट डी है, ठीक है। जो जी वाली किरण है इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण है ये। क्या है, आपतित किरण, क्या है जी, आपतित किरण है। इसके बाद जे क्या है, जी प्रिज्म से के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। अब जैसे ही प्रिज्म से बाहर हो जाएगी तो इसे कहेंगे हम निर्गत करण, निर्गत करण, क्या कहेंगे, निर्गत करण, निर्गत किरण, ठीक है, किरण। तो जी इसमें पार्ट है, मतलब कि जो ए बी है वो क्या है, आपतित किरण है, और जो सी डी है वो क्या है, निर्गत किरण है। तो ए बी और सी डी कहां पर लिखा हुआ है, ए बी, ये ऑप्शन ए है, बी सी है, ए बी और सी डी, हाँ जी है, ए बी और सी डी, ठीक है। तो आपतित किरण कौन सी है, ए बी, और सी डी क्या है, निर्गत किरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब है क्या, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस बैक्टीरिया की उपस्थिति से, क्या है, किस बैक्टीरिया की उपस्थिति जल प्रदूषण
का सूचक होती है। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी उपस्थिति के कारण जिसकी उपस्थिति के जल का क्या होता है, प्रदूषित है या पता चलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो क्या है, एक ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है माइक्रोबैक्टीरियम क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है। ये तो जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया होता है। किसके लिए होता है, टीबी के लिए। जो टीबी शरीर में हो जाती है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। इसके बाद बी क्या है, ई कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब क्या है, ई कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। जो ई कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है यह पानी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि ई कोलीफॉर्म बैक्टीरिया में क्या हो, ये किसमें पाया जाता है, मल मूत्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, शरीर के मल में पाया जाता है। जब शरीर के मल में पाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित होगा। और वो बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा, हमें पानी मिलेगा, तो पानी वो कैसा होगा, प्रदूषित होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये अलग है, और विब्रियो कोलेरा ये अलग बैक्टीरिया है। ठीक है, ये सब अलग अलग है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या है, जे ई कोलीफॉर्म। देखो ये क्या है, ई कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है। ये क्या है, बैक्टीरिया की उपस्थिति क्या है, जल प्रदूषक विशेष रूप से मल जनित, किसमें, मल जनित प्रदूषक का प्रमुख सूचक है। यह बैक्टीरिया मनुष्य और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। जल में इसकी मौजूदगी से पता चलता है कि पानी मल के संपर्क में आया है, जिससे हैजा, टाइफाइड और दस्त जैसे रोग होने का खतरा रहता है। इससे क्या होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है और दस्त जैसे रोग हो जाते हैं। इसके बाद जो टाइफाइड जीवाणु है, टाइफाइड बुखार के कारण बनता है और प्रदूषित पानी भोजन से फैलता है। ठीक है, इसके बाद हैजा का जो विब्रियो कोलेरा है ये किसके लिए जिम्मेदार है, हैजा के लिए जिम्मेदार है। यह हैजा रोग फैलाता है और प्रदूषित पानी में संक्रमण फैलाता है। ठीक है, तो ये इसके कारण हो गए। तो जो मेन इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या है, आंसर हो जाएगा बी, क्या है, ई कोलीफॉर्म। क्या है, ई कोलीफॉर्म। ठीक है, फार्म ये कैसे पाया जाता है, मल में पाया जाता है, मानव मल। ठीक है, और अगर ये प्रदूषित ये क्या है, पानी में पाएगा, पानी में मौजूद है तो क्या है, प्रदूषण का कारण है। ठीक है, जो हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट पर जाओ। नेक्स्ट पर क्या है, क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से भली भांति पढ़ लेना। इसमें ध्यान रखना कि कहीं नहीं है तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो नहीं है वर्ड आता है वो प्रश्न के लास्ट में आता है। वो हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को इतना पढ़ते हैं, उदाहरण है पढ़ देते हैं, तो हमारे क्वेश्चन की गलती होने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है। और अगर जो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हम सिलेक्शन से बाहर जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप क्वेश्चन को बिल्कुल पूर्णतः शांत मन से और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। ठीक है जी, अब क्या है, ग्राफ्टिंग ऑप्शन ए है, बी क्या है, खंडन है, सी क्या है, बाइनरी विखंडन है, और डी क्या है, मुकुलन है। ठीक है, इसके लिए हम एक देख लेते हैं कि जो प्रजनन है इसकी विधि क्या है। प्रजनन ठीक है, प्रजनन दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। क्या होता है, एक लैंगिक होता है, लैंगिक, एक होता है अलैंगिक, लैंगिक। ठीक है, एक क्या होगा, लैंगिक होगा और एक क्या हो गया, अलैंगिक हो जाएगा। अब देखो, अब जो लैंगिक होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, मादा चाहिए। जो लैंगिक प्रजनन हो जाएगा उसमें क्या चाहिए, हमें मादा चाहिए, मादा चाहिए और क्या चाहिए, मादा और नर चाहिए। ठीक है, मादा एवं नर। ठीक है,
मादा वर्ण चाहिए। इसके लिए हमें मादा वर्ण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब मादा वर्ण मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक एगुमज बनेगा, एगुमज क्या बनेगा, एगुमनज बनेगा। और एगुमनज जब बड़ा हो जाएगा, जाइगोट जब बड़ा हो जाएगा तो क्या इसमें हो जाएगा, जीव में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, जीव जो बनेगा या जो नया मनुष्य पैदा होगा उसमें परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए चाहिए क्या है हमें, लेकिन हमें मादा और नर दोनों की आवश्यकता जरूरी है। केवल मादा या केवल नर प्रजनन नहीं कर सकते हैं। कौन सा, लैंगिक प्रजनन। अब आते हैं अलैंगिक प्रजनन पर, ठीक है। अब देखो अब इसमें कैसा जीवन को, ये बात समझ लो। इसमें होते हैं अलग अलग प्रकार। कौन से, अलैंगिक प्रजनन के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है कायिक प्रबंधन। क्या होता है, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। एक होता है खंडन। क्या होता है, विखंडन, ठीक है। एक होता है क्या है, विखंडन के बाद एक होता है मुकुलन, और एक होता है, वो होता है बीज निर्माण, जाणु निर्माण, ठीक है। बीज निर्माण में क्या होता है, इसमें एक बीज होता है, उसमें क्या होगा, प्रस्फुटन होगा और वो धीरे धीरे करके क्या बन जाएगा, पौधा बन जाएगा, ठीक है, जो होता है। मुकुलन में क्या होता है, मुकुलन में उभार निकलता है, ठीक है, उभार निकलकर अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है, उभार निकलकर इसमें क्या हो जाएगा, उभार निकल कर अलग होगा, ठीक है। विखंडन में हो जाता है, मतलब जैसे अमीबा होता है, पहले एक बनेगा फिर उसको अलग हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो इसे होता है क्या है, विखंडन। विखंडन में एक जीव के समान एक जीव समान दो भागों में विभाजित होता है, ठीक है। अब कायिक प्रबंधन में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो कायिक प्रबंधन होता है ये एक अलग टाइप का होता है, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या क्या देखा, ग्राफ्टिंग तो नहीं है, खंडन है, विखंडन हो जाएगा, बाय विखंडन हो जाएगा, जी भी है, मुकुलन जी हो जाएगा, विखंडन जी हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें क्या नहीं है, ग्राफ्टिंग नहीं है। क्या नहीं है, ग्राफ्टिंग नहीं है। अब ग्राफ्टिंग क्या होगा, तो दोस्तों ग्राफ्टिंग क्या होता है, जैसे ग्राफ्टिंग क्या होता है, जैसे हमने क्या कलम ली, मतलब कि एक पौधा जे है या एक पेड़ जे है और एक पौधा जे है, मतलब आम का लिया, आम के पौधा के लिए हमें कलम लगानी, अलग अलग प्रजाति के दो आम लिए, एक आम को यहाँ से कट किया, एक आम की डाली को यहाँ से कट किया, दोनों को बांध दिया और हमने क्या कर दी, उसकी कलम बना दी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ग्राफ्टिंग कहलाएगा। मतलब कलम लगाने की प्रक्रिया कहलाती है, ग्राफ्टिंग कहलाती है, जो अलग होती है, मतलब कि हमें इसमें दो अलग अलग प्रजाति के पौधे चाहिए होते हैं, उनकी टहनियों को लेंगे और दोनों को काट कर एक साथ जोड़ देंगे, ऊपर टपिंग कर देंगे और उसे कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, तो वहां से एक क्या हो जाएगा, एक उभार निकल के आ जाएगा, वो कहलाएगा क्या, ग्राफ्टिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग का अलग प्रक्रिया है और जी क्या है, जो अलैंगिक प्रजनन के प्रकार है, मुकुलन, बाय नर विखंडन और विखंडन, ठीक है। और जी क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो जो उदाहरण किसका नहीं है, अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण क्या नहीं है, ग्राफ्टिंग नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, ग्राफ्टिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। तो हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जी है, किन कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर आकर्षण किया, मतलब कि जो हमारी आवास सारणी है यानी कि पीरियोडिक टेबल है, उसके लिए कौन कौन से ऐसे कारक जिम्मेदार हैं जिन्होंने जो तत्व हैं उनके विकास में प्रोत्साहन दिया। तो पहला तत्व क्या है, तथ्यों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां,
ठीक है, जी का हो सकता है। तत्वों के विभिन्न स्रोत, मतलब कि उनके जो क्या है वेरियस सोर्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हें अलग अलग रूप से अलग अलग प्रकार से प्राप्त किया है, तो ये भी कारण हो सकता है। दूसरा क्या है, तत्वों के विभिन्न गुण, उनके प्रॉपर्टीज भी कारण हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी कारण है, सोर्स भी कारण है, और क्या है तत्वों के संश्लेषण की विधि भी कारण है। यानी कि 1 2 3, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, तो जी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जी है इसके लिए तो उसका वो है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करते हुए सही उत्तर का चयन करें। कथन क्या है, कथन को देख लो थोड़ा सा। कथन क्या है, कथन एक है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशमकों में किया जाता है। जो क्या है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशमकों में किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो कि जी इसका ऑप्शन है निर्जल सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3 है, को जल में घोल कर पुनः क्रिस्टल करने पर क्या बनता है, इसका बन जाता है धावन सोडा। धावन सोडा कुछ नहीं होता है, Na2CO3 है, इसमें मैंने क्या बना दिया 10H2 बना दिए, तो ये क्या बन गया धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है, कपड़े धोने का सोडा होता है। क्या होता है, कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने का होता है। ठीक है, तो जी इसमें इतनी बताया था। अब बताओ इसको आंसर क्या है, कि जो कथन दिया गया है निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशमकों में किया जाता है। इसमें क्वेश्चन एक कथन दिया गया है, एक कथन नहीं दिया गया है। जो क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो आप इसे थोड़ा क्रॉस कर दीजिए, जो नेक्स्ट इसका वीडियो आएगा तो मैं इस क्वेश्चन को वहां पर क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। जी है, हाँ जी वो क्वेश्चन है जी, यहाँ पर आ गया। निम्न कथनों पर विचार करें, करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशमकों के में किया जाता है। कथन सेकंड क्या है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, जो क्या है सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणु वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टल किया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है सेकंड है, क्या है कथन जो हमारा सेकंड है वे सही रहेगा, क्योंकि हमने इसमें देख लिया है कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, नेजल NaCO3 को पुनः जल में घोलकर पुनः क्रिस्टलीकरण किया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया धावन सोडा, यानी कि हमें कपड़े धोने का सोडा प्राप्त हो गया है। यह प्रक्रिया सोडियम कार्बोनेट के स्थिर हाइड्रेट के रूप को प्राप्त करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा आंसर जी रहेगा। तो इसमें निम्नलिखित कथनों, इसमें क्या आएगा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशमक में किया जाता है। ठीक है जी, दोनों कथन। जी क्वेश्चन को रोक दो, इस क्वेश्चन को मैं कल बताऊंगा। ठीक है, इसे यहीं छोड़ दो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, और इसमें इतने क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन मिले थे इसमें सही करने के लिए। तो हमारा जो लेक्चर नंबर सेकंड था उसके 2 पार्ट आया। पार्ट 1 में हमारे 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन है, और पार्ट 2 में 12 से लेके 22 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब जो हमारा लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें हमारे जो शिफ्ट नंबर क्या है, शिफ्ट 17/8/2024 की जो 17/8/2022 की जो शिफ्ट है शाम की शिफ्ट, उसका वीडियो रह गया है, वो आज ही आपको साइट पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।
सही करने के लिए। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था उसके 2 पार्ट आया। पार्ट 1 में हमारे 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 12 से लेके 22 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब जो हमारा लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें हमारे जो शिफ्ट नंबर क्या है, शिफ्ट 17/8/2024 की जो 17/8/2022 की जो शिफ्ट है, शाम की शिफ्ट, उसका वीडियो रह गया है, वो आज ही आपको साइट पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।